घाव का कारण है अपचन, घाव का कारण है कब्ज। इन सब चीजों को ठीक कर लें तो घाव अपने आप होना बंद हो जाएगा, और वरना आपको दवाई बार बार खानी पड़ेगी, औषधि बार बार लेनी पड़ेगी। तो समाधान क्या करना है भाई? मूंग को दाल खानुस, लौका को तरकारी खानुस, घिरौला को तरकारी खानुस, कई दिन को लागे एकदमै सिम्पल खाना खानुस, अनि त्यो मासु त सधैँको लागि छोडिदिनुस्। अनि त्यसको साथमा यो पिरो पनि नखानुस्। पिरो पनि कुनै कुनै ठाउँमा त हामी धेरै 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 पिरो खान्छौँ। अनि म तो भनिदिन्छु, म तो खान सक्दिनँ त्यो कारणले। तर अनि नेपालको भित्र तो वो कौन सी अपनी बोलते हैं डल्लो खुर्सानी, बोले 7 बजे सिर्फ मुंह पे लगती है। मैंने कहा इतनी भी बहुत है। बोले पेट तो ठीक करती है, बोले ये गैस्ट्रिक को ठीक करती है के नाम पे 5-5 7-7 खा जाते कुछ तो। अब भाई करती तो थोड़ी खाते तो गैस्ट्रिक को ठीक करती, ज्यादा खाओगे तो एसिडिटी को नहीं बढ़ाएगी तो क्या होगा? पाइल्स फिशर फिस्टुला की समस्या नहीं आएगी तो क्या होगा फिर? भाई प्रत्येक चीज सीमा में अच्छी लगती है। अब यस्तो छ भाई, देखो एउटा नियम छ, तपाईहरुले सुन्नु भएको होला यो बीचमा, भाई दिन में जो एक बार भोजन करे वो 2 बार 3 बार। अनि हामी नेपालमा के गर्छौं? आहा छोड्नुस्, 8 बजेको आसपासमा खाजा खाने, अनि खाजामा पनि के खाइरहेछौं हामी? रोटी। थाहा छ तपाईलाई रोटीलाई पचाउनेमा बढी समय लाग्छ, तो आफ्नो खानभन्दा बढी समय लाग्छ, अनि त्यसलाई खाजा भनिरहेछौं। यो पचाउन सजिलो छ। अनि त्यसपछि 8 बजेको आसपासमा खाजा खाने, 10-11 बजेको आसपासमा खाना खाने, अब फेरि 2-3 बजे फेरि भूख लाग्न थाल्यो, अनि त्यसपछि फेरि खाजा खाने, अब 5-6 बजे फेरि खाजा खाने, भैया फेरि भूख लागिरहेछ, अनि फेरि 7-8 बजे फेरि खाना खाने, अनि यो चाउ चाउ वाइ वाइ त छुट्टै भयो। फेरि इति खाएपछि तो फेरि स्वर्गवासी होगा। तो भोजन को नियन्त्रण एकदमै राम्रोसँग गरिदिनु पर्छ। तो यो तो ये अब ये जो है ना, अब ये जो अच्छे बैक्टेरियाज हैं त्यसको कुरा हामीले स्टार्ट गरेका थियौं। तो जो राम्रो खालको बैक्टेरियाजहरु छन् यो एकदमै हाम्रो पेटको लागि आवश्यक छन्। अब जस्तो हामी दही मही खान्छौं तो यो भर्छन् हाम्रो शरीरको भित्र। कैसी चीजों से? देखो 2 प्रकार का भोजन हुआ ना, एक तो भोजन हुआ एसिड से भरा हुआ जो भोजन हुआ, एक हुआ जो थोड़ा सा आपका जो है बेस, मतलब क्षारीय भोजन और अम्लीय। तो जो अम्लीय भोजन है उसको अवॉइड करना चाहिए और क्षारीय भोजन का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अम्ल तो हमारा शरीर जैसे ही भोजन आता है वैसे रिलीज करता है, और क्षारीय भोजन की हमें आवश्यकता होती है बैलेंस बनाने के लिए। इसके साथ में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें इसलिए अवॉइड करनी आवश्यक है क्योंकि हमारे पेट के इन बैक्टीरियाज को हार्म पहुंचाती है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, यो कोक धेरै खान्छन्। अनि म तो कहाँ, मलाई याद आउँछ रुकुमपुरको ठाउँ, त्यहाँ छ हाम्रो टिमिया रुकुमपुरको पनि। बिहान बिहान योग गरेपछि हामी फर्किरहेको थियौँ, अनि सानो सानो मेरो ये 5-5 7-7 सालके पुच्चाहरू शॉपमा गएर बिहान 7 बजे के गरिरहेछन्? कोल्ड ड्रिंक खाइरहेछन्, और ऐसे पी करके गिलास फेंक रहे उनको। ये बच्चों का क्या होगा अगर ये बच्चे इतनी कम उम्र में, कि भाई आप उसको कोल्ड ड्रिंक को के अंदर जो कार्बोनेटेड वाटर है उससे अंदर की आंतें कट जाती हैं। भैया बाहर की भी तो वो काटता है ना वो, अगर आप उसको किसी वॉश बेसिन के अंदर डाल दो तो एकदम चकाचक क्लीन हो जाएगी आपकी वॉश बेसिन। तो वो काट्छ, तो ब्याक्टेरियाजहरूलाई बाहिर पनि खत्म गर्छ भने तो पेटको ब्याक्टेरियाजको लागि पनि हार्म गर्छ। अनि त्यसको साथमा और क्या चीज? चिया। ये चिया भी गुड बैक्टीरियाज को हमारी नुकसान पहुंचाती है। बहुत ज्यादा अगर कुछ भी हामी तातो खाइरहेछौँ अथवा धेरै चिसो खाइरहेछौँ तो पनि हाम्रो पेटको लागि एकदमै नराम्रो छ। अनि यसको साथमा अरू के नराम्रो छ? धेरै पिरो खाइरहेछौँ भने त्यो पनि नराम्रो छ। मैदा एकदमै नराम्रो छ, त्यसको लागि मासु पनि नराम्रो छ। तो ऐसी चीजों से, रक्सी पनि एकदमै नराम्रो छ यसको लागि। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिनको खाने से हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरियाज खत्म होते हैं। अब अर्को कुरा, अब हामी स्पाइन को कुरा गरौँ तो स्पाइन को संदर्भ में देखो, ये हमारा ये जो पीछे हमारी स्पाइन होती है कहाँबाट शुरू हुन्छ? जहाँ हाम्रो टाउको खत्म हुन्छ त्यहाँदेखि हाम्रो टेल बोनसम्म यो आफ्नो लवराज भ्राताजी एकचोटि माथि आउनुहोस् त, म देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई। यहाँ जो हाम्रो यो स्पाइनल कॉर्ड छ,
जिसको हम मेरुदंड बोलते हैं। ये मुख्य आधार है हमारे जीवन का। बच्चे के जब निर्माण होता है ना माँ के गर्भ में, तो सबसे पहले ये स्पाइन ही बन करके तैयार होती है, और इसी स्पाइन के बीच से अपना जो सुषुम्ना नाड़ी निकलती है, फिर देवरे तीरा ईड़ा અને दाहिना तीरा पिंगला नाड़ी छ। तो ये जो हमारा यहाँ हमारा टाउ को यहाँ हमारा यहाँ पूरा हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ सम्म ये जहाँ तक अपनी रीढ़ की हड्डी रही, ये अपना पूरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। और इसमें विशेष प्रकार के 5 प्रकार के विभाजन होते हैं, जिसमें शुरुआत होती है आपकी सर्वाइकल से, फिर आपका सर्वाइकल के बाद थोरेसिक आता है, फिर लुम्बर आता है, फिर आपका कोकिक्स आता है और सेक्रम आता है। तो ये 5 प्रकार के विभाजन होते हैं। और इसमें ये तो 5 प्रकार के विभाजनों में टोटल जो मन के होते हैं, जो हमारे जोड़ होते हैं इस रीढ़ की हड्डी में, वो होते हैं टोटल 29 कितने 29 वर्टिब्रा बोलते हैं इसको, 29 वर्टिब्रा, 29 वर्टिब्रा। तो हमारे जो यहाँ ये जो पोर्शन है, ये 7 सर्वाइकल होते हैं, फिर 12 थोरेसिक होते हैं, फिर 5 लुम्बर होते हैं, फिर 2 और 3 सेक्ट्रम कोकिंग्स होते हैं। तो मुख्य रूप से एक बड़ी कॉमन समस्या हम लोगों को आज देखने को मिलती है, जिसको कहा जाता है सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या। मैले यो हेरे कि नेपालमा धेरै जनालाई यो थाहै छैन कि सर्वाइकल र स्पॉन्डिलाइटिसको समस्या भनेको के हो। अनि त्यो विषयमा हामीले बुझ्नुपर्छ, किनकि यो कॉमनली हामी सबैजनालाई प्रभावित गरिरहेछ। ये क्या है कि ये जो हमारी सर्वाइकल की जो हमारी जो जोड़ है, इनमें अगर कोई डिफॉर्मेशन आता है, तो वो डिफॉर्मेशन आने की वजह से जो पेन उत्पन्न होता है वो कहलाता है सर्वाइकल। और अगर ये हमारी नसों को भी दबाने लग जाए डिफॉर्मेशन, तो वो नसें जो हमारी नसारू निस्केर हाम्रो हाथ समाइरा छन्, तो वो जो नसें हैं उनको बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस वाला पेन। तो वो स्पॉन्डिलाइटिस का पेन हो जाता है अगर नसों को दबाना शुरू कर दे तो ये जो आपका सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स हैं कि ये आपको जो है गर्दन आगे झुकाने में दर्द होगा, घाटी अगाडि झुकाउन मिल्दैन, दुख्छ। अनि इसको साथ में अरू के छ इसको सिम्टम? इसका साथ में सिम्टम है आपको ये टाउ को भारी भारी लगेगा। कई बार तो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोगों को लगता है ऐसे जैसे 20-20 किलो वजन हमारे सिर के ऊपर रखा हुआ है। अर्को के हुन्छ ये जो दर्द है हमारा, ये हाथ तक जाता है, हातसम्म जान्छ। और कई बार तो स्थिति ऐसी आ जाती है कि व्यक्तिलाई पेन पकड़ना पनि अप्ठ्यारो भइहाल्छ, पेन चम्मच पकड़ना पनि एकदमै मुश्किल हुन्छ, हाथ कांपने लगता है। और क्या होता है, कई बार चक्कर आने शुरू हो जाते हैं लोगों को, और वो समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्यों आ रहे हैं। ये सब सर्वाइकल से, स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड सिम्टम्स हैं। इसके समाधान में हम पहुँचे, धन्यवाद भ्राता जी, इसके समाधान में हम पहुँचे उससे पहले हम इसकी मूल कारण पे पहुंचे कि ये होता क्यों है। तो सबसे ज़्यादा आज ये दुनिया के अंदर क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया का जो पोस्चर है वो कम्प्लीटली ऐसे चेंज हो चुका है। जो गर्दन घाटी, इसका जो आइडियल पोजीशन है वो क्या है? ऐसे सीधे रहना। और हम क्या कर रहे हैं? इसको कम्प्लीटली टेढ़ा रख रहे हैं। और लेटे तो लेट करके भी तकिए पे ऐसे करके देखते रहते हैं इसके अंदर। तो ये जो है यहाँ पे हमारी, हाँ, सबैले बुझ्नुपर्छ। मैं तो देखा नेपालमा पनि धेरै हेर्छु, किनकि एकदमै टिकटक रील बनाउने धेरै छ, फेरि बनाउने धेरै छ भने हेर्ने पनि धेरै छ। और जो आप जाओ दुकानों पे तो मैं देखती हूँ बच्चे अपना फ़ोन लेके बैठे हुए हैं, माता पिता अपना अपना फ़ोन लेकर के बैठे हुए हैं। ये इस डिब्बे के अंदर लाइफ ख़त्म नहीं करनी है हमें, इससे बाहर निकलने का प्रयास करना है हमें। ये हमारे लिए, हम इसके लिए नहीं है। यहाँ ताली भी बड़े कन्फ्यूजन में बजी है कुछ लोगों की, कुछ लोग निकलना ही नहीं चाहते। सभी बजाओ ना। तो ये पोस्चर डिफॉर्मिटी है। इस पोस्चर डिफॉर्मिटी को कैसे ठीक करना है? भाई आप एक नियम बना लो, आपको कितनी देर यूज़ करना है ये फ़ोन? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितनी देर यूज़ करना है? भाई आजकल तो स्थिति ऐसी आ गई कि बच्चे इसमें देखे बिना खाना तक नहीं खा रहे। क्यों? मुझे एक बार पंजाब में एक बहन मिली, बोली हमारी जो बेटी है ना वो पढ़ती नहीं है, फ़ोन में देखती रहती है। मैंने कहा माता जी आप जो है ना सबै थियो यस्तै खालको। मैंने कहा तपाईँ आफ्नो फ़ोन छोड्नुहोस्, पहले तपाईँको छोरीले आफै छोड्नुहुन्छ। तो बोलती है अरे मेरे कोई एग्ज़ाम थोड़ी है, एग्ज़ाम उसके एग्ज़ाम है, उसको तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा आपका यही एग्ज़ाम है कि आप अपने बच्चों के सामने फ़ोन ना यूज़ करने का आदर्श बना सको। अब इतना यूज़ करते हैं तो बच्चे भी उसको यूज़ करते हैं। हालांकि मैले त्यति बेला जाजरकोटमा हेरेको थिएँ, तो 12 बजे रात में जो भूकंप आया उसमें हालांकि बहुत सारे लोग ही जान इसीलिए बनी क्योंकि लोग टिकटॉक देख रहे थे रात में बैठ कर। धेरै ठाउँमा बारेकोटमा गए ना, तो बारेकोटमा पनि आफ्नो स्टोरी भन्दै। तो हम लोग अब क्या कर रहे थे,
फोन देख रहे थे। सारा मतलब सारा जो है ज्यादातर गोट फोन की वजह से उस दिन बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ, लेकिन बाकी रूप में देखें तो पूरे शरीर का तो हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, आंखा खराब भैराजन। और ये जो फोन है ये एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। छोटे छोटे बच्चों में जो एंग्जाइटी इश्यूज आ रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फोन, क्योंकि हर किसी को आत्मीयता चाहिए होती है, इमोशनल टच चाहिए होता है। ये कभी भी इमोशनल टच नहीं दे सकता आपके बच्चों को या आपको, इसीलिए इसकी दुनिया से बाहर निकल करके ओरिजिनलिटी में आना पड़ेगा हम लोगों को। और ये डिफॉर्मिटी पनि ठीक गर्नु पर्छ। अर्को कुन कारणले यो डिफॉर्मिटी आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ कस्तो खालको तकिया लिने त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। तो यो जो तकियाको कुरा छ यस्तो छ कि भाई देखो, तकिया हम लोगों को ऐसा लेना चाहिए कि हमारी गर्दन अगर हम सीध लेटे तो ऐसे पीछे भी ना रुड़ के, और अगर तकिया ज़्यादा मोटा ले लिया तो पूरी रात गर्दन ऐसे रहेगी। और अगर करवट से सो रहे हैं तो फिर हमें ऐसा रखना चाहिए कि तकिया ऐसा लो कि आपकी जो घाटी है वो आपकी मेरुदंड की सीध में रहे। बस सिंपल सा रूल है। ऐसे टेढ़े अगर साइड में तपाईले करवट लिएर सुत्नुहुन्छ भने के फर्किएर पल्टी खाएर है पल्टिएर सुत्नुहुन्छ भने यस्तो खालको तकिया लिनुस् कि आपकी गर्दन ऐसे भी ना रुड़के और ऐसे भी ना हो जाए। तो वो आपको बैलेंस बनाना है। अर्को कुरा के ध्यान राख्नुपर्छ, एकदमै धेरै कारण यसको यो पनि छ कि जो हम सॉफ्ट गद्दे लेते हैं, हमें हमेशा हार्ड सरफेस पे ही सोना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट सरफेस में फिर हमारी डिफॉर्मिटी हो जाती है और लंबे काल के लिए हो जाती है। मान लिया आप उस अवस्था में सो रहे हैं ना, तो आप 6-7 घंटे तक उस अवस्था में सो गए तो वो लंबे काल के लिए वहाँ की नसें जो है वो दब जाती हैं या उनके अंदर वात बढ़ जाता है, तो नुकसान होता है, फिर दर्द होता है। तो तरीका ये है कि आप जो है हमेशा हार्ड सरफेस का प्रयोग करें। अनि अर्को कुरा के छ फेरि अब कसरी समाधान करने, तो समाधान करने क्रम में एक सबसे बढ़िया उपचार तो ये है कि आपको आसन करने ही पड़ेंगे। भाई अगर शरीर में फिजिकल डिफॉर्मिटी है, कोई शेप में डिफॉर्मिटी आई है, तो बताओ आप इसको कौन सी दवाई खा के ठीक करोगे? शेप की डिफॉर्मिटी तो जिस गलत अभ्यास से आई है, तो ठीक अभ्यास करो तो ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए जो आपके वो जितने भी आसन जिसके अंदर आपको अपनो कमर पीछे बेंड करनी पड़ रही है, वो है आपके कमर दर्द के आसन। जैसे उभिएर गर्छौं हामी अर्धचक्रासन, भोलि गराउँछु म, भोलि आउँदैछु बिहानको सत्रमा। तो उभिएर आपको ये हो गया अर्धचक्रासन, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन न भने तो अर्ध उष्ट्रासन। यसको साथमा वक्रासन पनि एकदमै लाभकारी छ। अनि पेटको बल सुतेर भुजंगासन, मकरासन, शलभासन, धनुरासन के ध्यान राख्नुपर्छ फेरि? हर्नियाको अवस्थामा पेटमा खिचाव लिन मिल्दैन, त्यो ध्यान राख्नुपर्छ कि हर्निया अगर किसी को है तो पेट में खिंचाव नहीं होना चाहिए। फिर तो उन्हें सावधानी पूर्वक करना है, जितने में दर्द महसूस ना हो, जितने में हानि ना हो। अनि सबैभन्दा राम्रो जसलाई हामी रामबाण उपचार भन्छौँ त्यो छ फेरि मरकट आसन को अभ्यास। ये जो मरकट आसन है, लेकिन फिर ज्यादा करना पड़ेगा। कितना ज्यादा? 15-15 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक भी अगर आपको मरकट आसन करना पड़े तो करिए। वो ज्यादा करना पड़ेगा। एक पटक गरेर 2-3 पटक गरेर केही हुँदैन। त्यसमा पनि हामी 2-3 सेकेन्ड बस्छौं, फेरि आइहाल्छौं, फेरि भन्छौं कि मैंने तो मरकट आसन किया तर मलाई लाभ प्राप्त भएन। अगर हामीलाई योग गरेर पनि लाभ मिलिरहेको छैन भने तो योगमा कमी छैन, हाम्रो अभ्यासमा कमी छ। यो बुझ्नुपर्छ हामीले। अनि ती विश्वास पनि हुनुपर्छ फेरि। अनि अर्को कुरा, अगर तपाईको अर्ध पवन मुक्तासन भयो, अनि साथमा सेतुबन्ध आसनको अभ्यास भयो, अनि साथमा कटी उत्तान आसन को अभ्यास भयो। और कटी उत्तान आसन का एक सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो गया तो टॉवल को या तो रोल कर लीजिए, और टॉवल को रोल करके जो कमर है उसके नीचे लगा दीजिए जहाँ पे भी दर्द हो रहा है। तो व्यक्ति की वो शेप उस तरह से जब बनेगी तो वो धीरे धीरे उसको रिलीफ मिलेगी। 5-10-15 मिनट उसी पोस्चर में उसको लेटा रहने दीजिए। सीधे ढाड को बल सुताउने, जुन ठाउँमा दर्द छ त्यहाँ रोल गरेर यस्तो खालको टवललाई रोल गरेर सर्कल बनाएर त्यस्तो ढाडको तल राख्ने, ढाड मुनि राख्ने। तो एकदमै लाभकारी अभ्यास हो। और दूसरा क्या करें? देखो कपालभाति प्राणायाम, क्योंकि दर्द का मुख्य कारण है वात का विकृत हो जाना। अनि विकृत वातलाई सबैभन्दा राम्रो ढंगले हामी कपालभातिको अभ्यासले ठीक गर्न सक्छौं। अर्को कुरा, कमर दर्द छ भने तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, आपका जो ये के भन्छ चोर आउँला र बुढी आउँला, यसको बीचमा जो गैप छ त्यहाँ, यहाँ यो गैपमा यहाँ
यो छ आफ्नो एक्युप्रेसरको पोइन्ट यसलाई थिच्नुहोस्, तो एकदमै लाभकारी छ, एकदमै राम्रो छ। यो 1-1 मिनटदेखि 5-5 मिनटसम्म हामी थिच्न सक्छौँ। अनि यो ध्यान मात्रै राख्नुपर्छ एक्युप्रेसरमा कि भोजन गरेपछि 1 घन्टाको ग्याप राख्नुपर्छ। जुनसुकै कुरामा 1 घन्टाको ग्याप राख्दा राम्रो हुन्छ, किनकि यो 1 घंटे का जो समय होता है ना भोजन खाने के पश्चात, इसमें पूरा शरीर जो है ना वो संलग्न रहता है पाचन में। और अगर उस समय हम टेंशन ले लें या उस समय हम एग्रेसिव काम कर लें तो हमारी जो एनर्जी पाचन में लगनी थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो पाचन ठीक से नहीं होता। और पाचन ही ठीक से नहीं होगा तो एनर्जी मिलेगी कहाँ से, बनेगी कहाँ से। तो इसको लागि हामीले यो ध्यान राख्नुपर्छ कि शरीर की ऊर्जा को कहीं और उस समय हम प्रेरित ना करें, पाचन में ही लगे रहने दें। ठीक छ। अनि कमर दर्द को मुख्य रूप में यही नहीं कुरा हो। सुत्ने बेला में पनि ध्यान राख्नुस् कि यो जो गद्दे होते हैं ना उनके ऊपर ना सो करके हार्ड सरफेस पे सोएं। अब मेरे साथ होता है ऐसा कि जब भी कभी ऐसे सोते हैं तो प्रॉब्लम पक्का आती है। हमी अस्ति पोहोरको सालमा म युके गएको थिएँ, त्यहाँ तो पाइँदैन कि हार्ड सरफेस को गद्दा, एकदम सॉफ्ट गद्दा पाइन्छ और उस पर लेट करके तो मरेगा इंसान, कमर जाएगी ही जाएगी। तो हामीलाई कहिले कहीं समस्या को कारण के हुन्छ हाम्रो जीवनमा अज्ञानता। तो अज्ञानतालाई दूर गर्नको लागि अर्को के गर्नुपर्छ हामीले, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य महाराज के यूट्यूब चैनल कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, हाथ उठाउनुहोस् तो। यूट्यूब चैनल भनिरहेको छु म। हाँ, यो 40% पनि छैन संख्या। आफ्नो यूट्यूबमा सधैँ यो बनाउनुहोस् नियम, भाई कम से कम 15-20 मिनट तो रुक सुनो, कम से कम आधा घंटे का नियम बना लो कि आधा घंटा अपने गुरुजी को जरूर सुनना है। परम पूज्य स्वामीजी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य महाराज डेली कुनै कुनै विषयमा कुरा राख्नुहुन्छ, त्यो सुन्नको लागि फेरि युट्युब प्रयोग गर्नुहोस्। युट्युबमा पनि सुन्न सक्छौँ, फेसबुकलाई लगाएर पनि सुन्न सक्छौँ, हामी आस्थामा पनि हेर्न सक्छौँ। समय छैन भने तो हामी युट्युबमा सुनौँ, केही काम गर्दा गर्दै पनि सुन्न सक्छौँ, जानकारी पनि बढ्छ हाम्रो, अनि साथमा कनेक्टिभिटी पनि फिल हुन्छ आफ्नो गुरुको साथमा। हामी के गर्छौँ, हामी डेली बिहान योग कक्षाको सञ्चालन तो गरिरहेछौँ, तर गुरुलाई सुनिरहेको छैन भने तो फेरि कनेक्टिभिटी आइहाल्छ नि। डिस्कनेक्टिभिटी आएपछि फेरि अरू कसैको नुकसान हुँदैन, हाम्रो नै नुकसान हुन्छ। क्योंकि पिता से अलग होने के पश्चात बच्चा ही बिलखता है, तो हमें अपने पिता को छोड़ना नहीं है, पकड़ करके रखना है। तो ये हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। तो ये कमर दर्द की समस्या में सर्वाइकल भी हो सकता है या फिर स्लिप डिस्क हो जाना। अच्छा, स्लिप डिस्क में क्यों हुन्छ, ये जो हमारे 29 हमारे जो जॉइंट्स है ना हमारी कमर के अंदर, अच्छा क्यों है ये मेरुदंड के अंदर ये जॉइंट्स क्यों है, इन्हीं जॉइंट्स की वजह से आप अपनी गर्दन ऐसे कमर पूरी आगे पीछे लेफ्ट राइट जो कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन मेरुदंड की वजह के अंदर जो जॉइंट्स हैं उनकी वजह से कर सकते हैं। तो क्या होता है, इन जॉइंट्स के अंदर एक पतली सी गद्दी होती है, सॉफ्ट टिश्यू जिसको बोलते हैं, और उसी की वजह से ये जॉइंट्स मूव कर पाते हैं। अगर चिप्लो केही पदार्थ जॉइंट को बीच में हुँदैन भने तो फेरि जॉइंट मूव गर्न सक्दैन। तो त्यस्तो खालको चिप्लो खालको यो आफ्नो सॉफ्ट टिश्यू हुन्छ जसलाई डिस्क भन्छन्। अब अगर कुनै कारणले, मतलब कारण के होना सक्छ कि कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक्सर्शन कर लिया कमर पे किसी पोस्चर में, तो क्या होता है कि वो हमारा जो वर्टिब्रा है वो उससे वो स्लिप डिस्क जो है वो बाहर आ जाती है, थोड़ी सी बाहर निकल जाती है, तो वो अपनी पोजीशन से अलग हो जाती है और वहाँ से निकलने वाली नसों को दबाने लगती है और इस वजह से उन नसों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो स्लिप डिस्क को समाधान पनि के हो, सिर्फ को समाधान पनि आसान नहीं हो और के गर्न सक्छौँ हामी, बाहर आ गई अंदर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। किनकि एक नियम हमेशा याद रखिएगा कि हमारा शरीर कभी भी बीमार रहना नहीं चाहता, हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है। तो अब यो सत्रलाई यही नहीं पूर्णता गरौँ हामी, धेरै समय पनि भइसकेको छ, भोलि बिहान फेरि भेट्ने हो। अब पूर्णताको लागि क्वेसन छ भने सोध्न मिल्छ भाइ। गुणाको समस्यामा एकछिन गुणाको समस्यामा मुख्य रूपमा गुणाको जो आफ्नो कटोरी छ त्यो कटोरीलाई खुम्चाउने अभ्यास एकदमै राम्रो छ। अनि यसको साथमा जो यो गुणाको समस्या छ यसमा ब्याक वक गर्नुहोस्। अनि गुणाको समस्यामा कहिलेकाहीँ डॉक्टर के भन्छ कि कार्टिलेजेस घिसिसकेका छन्, त्यसको लागि अपरेसन गराउनुपर्छ। तर यो पहिलो पटक भइरहेको छैन हाम्रो जीवनमा, कार्टिलेज तो घिस्ते रहते हैं, बनते रहते हैं। कार्टिलेजेस को घिस्ना समस्या छैन, कार्टिलेज नहीं बन रही ये समस्या है।
કપાલભાતી પ્રાણાયામ કરનુસ આપનો શરીરમાં જતી બની વિટામિન A, B, C, D इत्यादि को कमी वही रहा है तो पनि दूर करनुस अनि यसको साथमा पारिजात को चिया बनाएर पारिजात को साथमा त्यसमा सिमालीको पात पनि हाल्न सक्छौँ 8-10 पात पारिजातको 8-10 पात सिमालीको हालेर तो चिया बनाएर उमालेर पानीमा खानुस् अनि यसको साथमा अहिले तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ हरिद्वारमा एउटा राम्रो औषधि छ गुणादर्दको लागि ऑर्थोग्रिड र पीडानिल गोल्ड धेरै दुखाइ छ भने ऑर्थोग्रिड र पीडानिल गोल्डलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ अनि यहाँ पतंजलि वेलनेसमा ट्रिटमेन्टको लागि पनि आउन मिल्छ योगग्राममा पनि आउन मिल्छ 8954666222 मा हजुरले कल गर्नुहुन्छ भने योगग्रामको बुकिङ भइहाल्छ 8954666111 मा हजुरले कल गर्नुहुन्छ भने पतंजलि वेलनेसको बुकिङ भइहाल्छ तो एक हप्ताको लागि अगर धेरै समस्या छ भने तो एक हप्ताको लागि आएर यहाँ बस्नुस् अनि शरीरको ट्रिटमेन्ट गराउनुस् तो डिटॉक्सिफिकेशन हुन्छ विजातीय तत्वबाट मुक्त भएपछि शरीर राम्रोसँग काम गर्छ के अगर ऑपरेशन भइसकेको छ भने तो फिर आराम से झुक सकते हैं अगर आपको किसी भी पोस्चर में पेन फील हो तो उससे आगे मत जाइए पेन नहीं फील होना चाहिए आराम से लेकिन वो धीरे धीरे हमारी मसल्स वहाँ की फिर फ्लेक्सिबल हो जाएंगी तो हेल्प करेंगी यो जति तपाईले घुँडा खुम्चाउने अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यति नै छिटो टिक्नेको हुन्छ कति पटक गर्नुपर्छ फेरि मेरो जस्तो मान्छेलाई 100 पटक गर्नुपर्छ तो तपाईलाई अगर समस्या छ भने समस्या नभएको अवस्थामा 100 पटक समस्या भएको अवस्थामा 1000 पटक कति समय लाग्छ 10 मिनट यो घुँडालाई खुम्चाउने अभ्यास छ नि न न न न न म बन्दै हुनुहुन्छ अशोकजी बन्दै हुनुहुन्छ आउनुस् दुईटा पंक्तिको साथमा पूर्णता गरौँ अब हाथ कांपता है ये जो है ये कंपवात की समस्या है इसके लिए अपना न्यूरोग्रिड बड़ी अच्छी औषधि है वो शुरू करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम तपाईले जति गर्नुहुन्छ भने त्यति नै छिटो यो ठीक निको हुन्छ यो अनुलोम विलोम आधा घण्टादेखि 1 घण्टासम्म मिनिमम यो वात विकृत भएको अवस्थामा एउटा समस्या हुन्छ कंपवात यो कंपवातको स्टार्टिङ छ तपाईले स्टार्टिङमा ध्यान दिनुहुन्न भने तो यो फेरि बढ्छ फेरि तो यसरी हाल्छ पूरा शरीर हल्ने लगेगा हाँ अब कस्तो छ यसको एलोपैथीमा केही इलाज आजसम्म छैन तो न्यूरोग्रिड पतंजलिको किनेर लिएर जानु होला अनि मेधावटी पनि अनि यसको साथमा अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ी मात्रामा धेरै मतलब 1 घंटा 2 घंटा जितना कर लो उतना अच्छा डूबतों को बचा लेने वाले डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले मेरी नैया है तेरे हवाले डूबतों को बचा लेने वाले डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले मेरी नैया है तेरे हवाले लाख अपनों को मैंने पुकारा सबके सब कर गए हैं किनारा लाख अपनों को मैंने पुकारा सबके सब कर गए हैं किनारा अब तो देता ना कोई दिखाई मुझको प्यारे है तेरा सहारा कौन तुम बिन भंवर से निकाले कौन तुम बिन भंवर से निकाले मेरी नैया है तेरे हवाले मेरी नैया है जिस समय तू बचाने पे आए नाव सीधी बचा के ले जाए जिस समय तू बचाने पे आए नाव सीधी बचा के ले जाए जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे उस पे कैसे कोई आँच आए जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे उस पे कैसे कोई आँच आए आंधियों में भी तू ही संभाले आंधियों में भी तू ही संभाले मेरी नैया है तेरे हवाले मेरी नैया है
पृथ्वी सागर में पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बनाए। पृथ्वी सागर में पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बनाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, तूने आकाश में भी बिछाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, तूने आकाश में भी बिछाए। तेरे सब काम हो, तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी के बिन तो प्रभु जी एक भी पत्ता हिलता नहीं है। तेरी मर्जी के बिन तो प्रभु जी एक भी पत्ता हिलता नहीं है। तेरे वश में हो, तेरे वश में, हाँ तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे वश में अंधेरे उजाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। हाँ डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, 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 मेरी नैया है तेरे हवाले। तो बोलेंगे सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, माता सीता बजरंग बली की, गौ माता की, सभी देवी देवताओं की, समस्त महापुरुषों की, सभी ऋषि ऋषिकाओं की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वते पतयो नमः। हरे हरे महादेव। और एक बार पूरे जोश को साथ माने पालामा को। मलाई थाहा छ हजुरलाई भूख लागिरहेको होला, तर पनि यो प्रभावको यसमा वाणी भन्न पार्नु। सुरत जोशको साथमा नेपाल लामाको